20 जुलाई 1969 इतिहास का वो दिन जब इंसान ने पहली बार चांद की ज़मीन पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में बैठकर चांद की सतह पर उतरे। चांद पर पहला कदम रखते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, इंसान का छोटा कदम लेकिन इंसानियत की बड़ी छलांग है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, हम चांद पर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है। यह ट्रैंक्विलिटी बेस है, ईगल लैंड कर चुका है। क्या सच में इंसान चांद पर पहुंचा था? आइए आज के वीडियो में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 15 seconds. Guidance is internal. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. साल था 1945। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, दुनिया दो बड़ी ताकतों में बट गई। एक तरफ अमेरिकी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन थी। शुरू हुआ एक शीत युद्ध जिसमें न कोई गोली चली और न कोई सीधी लड़ाई, लेकिन हर क्षेत्र में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जोर लगी हुई थी, फिर चाहे वो तकनीक हो या अर्थव्यवस्था। इसी जोर ने एक नया मोर्चा खोल दिया, अंतरिक्ष का। स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलने के लिए दोनों देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसे ही दुनिया ने स्पेस रेस का नाम दिया। इस रेस में पहला बड़ा कदम सोवियत यूनियन ने उठाया जब 4 अक्टूबर 1957 को उन्होंने स्पुतनिक 1 नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। यह मानव द्वारा बनाया गया पहला यंत्र था जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। अमेरिका को यह कदम चौंकाने वाला लगा, लेकिन उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया। अब बात सैटेलाइट से आगे बढ़कर इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की होने लगी। इस दौड़ में भी सोवियत आगे रहा। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन नाम के कॉस्मोनॉट ने इतिहास रच दिया और वे पहले इंसान बने जो अंतरिक्ष में गए। अमेरिका को इस उपलब्धि तक पहुंचने में कुछ हफ्ते और लगे। 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में गए, लेकिन तब तक बाजी सोवियत के हाथ लग चुकी थी। ये बड़ी हार अमेरिका को अंदर तक झकझोर गई। अगर अमेरिका को अंतरिक्ष की दौड़ जीतनी है तो अगला बड़ा कदम इंसानों को चांद पर भेजना होगा। तब 25 मई 1961 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बेहद साहसिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक अमेरिका इंसान को चांद पर भेजेगा और सुरक्षित वापस भी लाएगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए अमेरिका ने अपने स्पेस मिशन पर अरबों डॉलर खर्च किए। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर इस सपने को हकीकत में बदलने में जुट गए। कई स्पेस मिशन, ट्रेनिंग और टेस्ट के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया। 20 जुलाई 1969 जब पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। इस दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा और कहा, यह एक इंसान का छोटा कदम है, लेकिन मानवता की एक बड़ी छलांग है। उनके साथ बज़ एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे, जबकि माइकल कॉलिंस ऑर्बिट में बने रहे। लेकिन इस मिशन की राह बिल्कुल आसान नहीं थी। अपोलो 1 का हादसा 27 जनवरी 1967 को अपोलो प्रोग्राम को पहला बड़ा झटका लगा, जब ग्राउंड टेस्ट के दौरान अपोलो स्पेसक्राफ्ट में अंदर आग लग गई, जिससे तीनों एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। इस हादसे ने नासा को हिला कर रख दिया। नासा ने इस हादसे से सीखा और सभी सिस्टम में भारी सुधार किए ताकि आगे कोई जान न जाए। इसके बाद अपोलो 2 और 3 सिर्फ ग्राउंड टेस्ट थे। अपोलो 4, 5 और 6 बिना इंसानों के परीक्षण थी। फिर आया अपोलो 7, जिसे 11 अक्टूबर 1968 को लॉन्च किया गया। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट ने 11 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा की और पहला लाइव टेलीविज़न प्रसारण भी किया। दिसंबर 1968 में जब अपोलो 8 मिशन को लॉन्च किया गया तो यह पहली बार था जब इंसान चांद की कक्षा में पहुंचा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यह मिशन सफलतापूर्वक
चंद्रमा की ऑर्बिट में किया गया। अपोलो 8 की सफलता के बाद अब नासा के पास सिर्फ 1 साल था ताकि राष्ट्रपति केनेडी का सपना यानी इंसान को चांद पर उतारना पूरा किया जा सके। लेकिन अब तक जिस लूनर मॉड्यूल की मदद से चांद पर उतरना था उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। ऐसे में नासा ने तेज़ी दिखाई और 3 मार्च 1969 को अपोलो 9 को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य था लूनर मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में टेस्ट करना। अंतरिक्ष यात्री इस मॉड्यूल में बैठकर 6 घंटे तक स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूमे और स्पेस सूट्स की भी जांच की गई। यह परीक्षण सफल रहा तो अब अगला कदम था इस मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में टेस्ट करना। इसके लिए 18 मई 1969 को अपोलो 10 को चांद की ओर भेजा गया। यह मिशन चंद्रमा पर उतरने की एक तरह की रिहर्सल थी जिसमें लैंडिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ किया गया। जब यह यान चांद की कक्षा में पहुंचा, उन्होंने इसे कमांड मॉड्यूल से अलग किया और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाए। इन सब तैयारियों के बाद दुनिया उस ऐतिहासिक क्षण के बेहद करीब पहुंच गई थी जब इंसान वाकई चांद की ज़मीन पर अपने कदम रखेगा। 1969 का वो साल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पिछले कुछ वर्षों से नासा एक के बाद एक मिशन भेज रहा था। हर 2-3 महीने में एक नया रॉकेट, एक नई तकनीक की जांच और चांद तक पहुंचने की तैयारी। अगला मिशन था अपोलो 11। सिर्फ 50 दिन बाद 16 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया की निगाहें फ्लोरिडा से लॉन्च होने वाले उस ऐतिहासिक मिशन पर टिकी थी। अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट में भारी मात्रा में ईंधन भरा गया। करीब 10 लाख गैलन लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और केरोसिन। इसका कुल वजन 30 लाख किलोग्राम से ज़्यादा था। एक विशालकाय रॉकेट सैटर्न 5 लॉन्च पैड पर खड़ा था। करीब 363 फीट ऊंचा यह रॉकेट किसी 36 मंजिला इमारत जितना बड़ा था। सुबह 9:32 पर अपोलो 11 धरती से अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरता है। कुछ ही समय में यह धरती की कक्षा में पहुंच जाता है और फिर चांद की ओर बढ़ता है। इस यान में 3 एस्ट्रोनॉट थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 38 वर्ष के अनुभवी पायलट और इस मिशन के कमांडर बज ऑल्ड्रिन, लूनर मॉड्यूल के पायलट और माइकल कोलिंस जो कमांड मॉड्यूल को चला रहे थे। इस अंतरिक्ष यान को 3 हिस्सों में बांटा गया था। पहला था कमांड मॉड्यूल जिसे सीएम कहा जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापसी के समय आएंगे। दूसरा था सर्विस मॉड्यूल जिसे एसएम, जो उन्हें बिजली, ऑक्सीजन और इंजन की शक्ति देता है। तीसरा था लूनर मॉड्यूल जिसे एलएम, चांद की सतह पर उतरने के लिए अलग किया जाता है। कमांड और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर सीएसएम कहा जाता है। योजना यह थी कि लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरेगा, फिर वहां से उड़कर दोबारा सीएसएम से जुड़ेगा और फिर तीनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की ओर वापसी करेंगे। 3 दिन की यात्रा के बाद 19 जुलाई को लगभग 4 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद यान चांद की कक्षा में प्रवेश करता है। यहाँ पहुँचते ही यान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके बाद नील और बज लूनर मॉड्यूल ईगल में चले जाते हैं जिसे अब चांद पर उतरना था। माइकल कोलिंस कमांड मॉड्यूल में चांद की परिक्रमा करते रहते हैं। ईगल मॉड्यूल अब चांद की सतह की ओर बढ़ता है। लैंडिंग को ऑटोमेटिक सिस्टम से करवाने की योजना थी, लेकिन जैसे ही लैंडिंग का समय आया सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चला। लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर ने एक के बाद एक कई अलार्म देने शुरू कर दिए। ये अलार्म दरअसल कंप्यूटर के ओवरलोड होने के संकेत थे। इसका मतलब था कि लैंडिंग के लिए जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया था वह सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था और ईगल की लैंडिंग असुरक्षित हो सकती थी। उस पल न आर्मस्ट्रॉन्ग को पूरी जानकारी थी कि कंप्यूटर में क्या गड़बड़ी हो रही है और न ही बज ऑल्ड्रिन को इसका स्पष्ट कारण मालूम था। लेकिन जैसे ही लूनर मॉड्यूल एक खतरनाक जोन की तरफ बढ़ा और चांद की सतह से सिर्फ 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अब उन्हें मैन्युअली कोई सुरक्षित जगह खोजनी थी।
लेकिन मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। तभी फ्यूल मीटर पर लो फ्यूल की चेतावनी भी दिखने लगी। मिशन कंट्रोल से संदेश आया कि केवल 60 सेकेंड है। इसका मतलब था कि अगर 1 मिनट में सुरक्षित लैंडिंग नहीं होती है तो मिशन को बीच में छोड़ना पड़ सकता था। अब एक एक सेकेंड कीमती था, लेकिन आर्मस्ट्रांग ने संयम और होशियारी से काम किया। आखिरकार जब फ्यूल ख़त्म होने में 15 सेकेंड बाकी थे, तब 20 जुलाई 1969 की दोपहर 4:17 पर ईगल चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। यह लैंडिंग पहले से तय जगह से लगभग 7 किलोमीटर दूर हुई थी। जैसे ही लैंडिंग हुई, आर्मस्ट्रांग ने मिशन कंट्रोल को सूचना दी, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस इज हियर, द ईगल हैज़ लैंडेड। ईगल उतर चुका है। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। लैंडिंग सफल रही। थोड़ी तैयारी और जांच के बाद नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल से बाहर निकले और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। उनका वो पहला कदम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरी मानवता का था। 650 मिलियन से ज़्यादा लोग ने ये पल टीवी पर देखा। कुछ ही देर बाद बज़ ऑल्ड्रिन भी बाहर आए और चांद पर चलने वाले दूसरे इंसान बने। दोनों ने वहाँ करीब 2 घंटे बिताए। दोनों एस्ट्रोनॉट ने लगभग 23 किलो मिट्टी और पत्थर के नमूने जमा किए, अमेरिकी झंडा लगाया और वहाँ की तस्वीरें और वीडियो लिए। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कई यंत्र लगाए, जैसे सोलर विंड की जांच करने वाला उपकरण, लेज़र रिफ्लेक्टर जिससे चांद और धरती के बीच की दूरी नापी जा सके, और एक सिस्मोमीटर जो मून वेव माप सके। इस ऐतिहासिक मिशन का उद्देश्य सिर्फ सोवियत संघ को पीछे छोड़ना नहीं था, ये मानव विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। चांद पर कुल 21 घंटे 38 मिनट बिताने के बाद वे चांद से वापस उड़ान भरकर फिर से कमांड मॉड्यूल CSM से जुड़े। ईगल मॉड्यूल ऊपर जाकर कोलंबिया मॉड्यूल से जुड़ गया, जहां माइकल कोलिंस इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तीनों ने धरती की ओर वापसी की तैयारी शुरू की। वापसी की प्रक्रिया में कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग किया जाना था। योजना थी कि सर्विस मॉड्यूल वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक खतरा था। अगर वो ठीक से नष्ट नहीं हुआ तो उसके टुकड़े कमांड मॉड्यूल से टकरा सकते थे, जिसमें तीनों अंतरिक्ष यात्री सवार थे। इसी खतरे से बचने के लिए सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टर लगाए गए थे ताकि उसे दूर ले जाया जा सके, लेकिन असल में जब वापसी हो रही थी तब ये थ्रस्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तीनों यात्री ने अपने आसपास सर्विस मॉड्यूल को टुकड़े और बिखरते देखा। वो मलबा कमांड मॉड्यूल के बहुत करीब से गुजर रहा था। यह किस्मत ही थी कि कोई टुकड़ा मॉड्यूल से नहीं टकराया, नहीं तो पूरा मिशन एक त्रासदी बन सकता था। इस मिशन के खतरे इतने बड़े थे कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 2 भाषण तैयार करवा रखे थे, एक मिशन की सफलता पर बधाई देने के लिए और दूसरा उस स्थिति में अगर मिशन असफल होता है और अंतरिक्ष यात्री लौटकर न आते हैं तब। लेकिन सौभाग्य से इस भाषण को कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कमांड मॉड्यूल सफलतापूर्वक पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। पैराशूट खुले और अंततः यान समुद्र में सुरक्षित उतरा। जब वे धरती पर लौटे तो उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा गया ताकि यह जांचा जा सके कि कहीं वे चांद से कोई अज्ञात रोग तो नहीं लाए हैं। पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाने के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। अंतरिक्ष में मनुष्य के पहले कदम की यह ऐतिहासिक घटना दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।